स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और आज प्राइम डिबेट में बात होगी एसआईआर पर मचे बवाल की। दिल्ली से बिहार तक एसआईआर पर घमासान छिड़ा हुआ है। जहां संसद के मानसून सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रहा है, वहीं बिहार विधानसभा के आखिरी सत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बीते कल विपक्षी विधायकों और मार्शल के बीच धक्का मुक्की और आज बाप शब्द पर बवाल। एसआईआर को लेकर विपक्ष की वोट चोरी का आरोप, इन दावों में कितना सच कितना दम, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बयान सुनिए। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही है। अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब मिल रहेंगे। तो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर पर संग्राम छिड़ा हुआ है। दिल्ली से लेकर बिहार तक एसआईआर पर बवाल मचा हुआ है। जहां लोकसभा की कार्यवाही के पहले सभी सांसद विपक्ष के एक सुर में एक ताल ठोकते नजर आए और ये दावा करते नजर आए कि बिहार में वोट चोरी की फिराक में है भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा हुआ, बवाल मचा। इस दौरान जहां पक्ष विपक्ष आपस में इस मुद्दे पर बहस करते नजर आए, तेजस्वी यादव गंभीर आरोप लगाते नजर आए, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, एनडीए की सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। और तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें सदन के बाहर की, जहां पर विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर लामबंद नजर आया। वहीं बिहार की अगर बात की जाए तो आज काले कपड़ों में महागठबंधन ने उग्र प्रदर्शन किया है। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने के प्रयास और विपक्ष के दावों में कितना दम, इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा और इसके लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जो हैं वो जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दें। बलदेव सिंह मेहरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरजेडी से, साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आदेश शुक्ला जी स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेश जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों को। और सबसे पहले बलदेव जी, एसआईआर पर यह बवाल क्यों मचा हुआ है? बलदेव जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, भी कमोचा बहुत साइड में। हेलो जी बलदेव जी।
तो फिलहाल बलदेव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजेश जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि वोट चोरी की वजह से एसआईआर कराया जा रहा है। महाराष्ट्र में वोट चोरी की गई, कर्नाटक में भी ऐसा कोई गेम किया गया और अब बिहार की बारी है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के बारे में और तेलंगाना के बारे में नहीं बोला। जब चुनाव आयोग वोट चोरी करवाता है या पार्टी वोट चोरी करवाती है तब तो तेलंगाना में, कर्नाटक में, झारखंड में और उनसे पहले पूछ लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में भी वोट चोरी हुई है या वहाँ ठीक हुआ है। जहाँ वो हारेंगे वहाँ वोट चोरी होगी, ईवीएम खराब होगा, ये सब तो हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। अब जनता भी इसकी आदी हो गई है। देखिए, वोट का पुनरीक्षण करना, मतदाता का पुनरीक्षण करना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है और होना भी चाहिए। एक लंबे अंतराल में बहुत से मतदाताओं का नाम रह जाता है जो इस दुनिया में नहीं रहते हैं। बहुत से बाहर के उसमें गड़बड़ झाला होता है, 2 जगह जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम रहता है वो बाहर चले जाते हैं, नहीं रहते हैं। तो इसको ये कौन सी बात हो गई कि वोट का पुनरीक्षण? अच्छा, तो उनको डर इसलिए लग रहा है कि वोट का पुनरीक्षण होने से जो बांग्लादेशी वगैरह बाहर होंगे तो फिर इनको वोट कौन देगा? अगर ये डर है तो मेरी सहानुभूति। ठीक है राजेश जैन जी, लेकिन आप ही के सहयोगी दल हैं जेडीयू और उनकी पार्टी के एक सांसद हैं गिरधारी जी, उनका आज बयान सामने आया है कि एसआईआर जो है वो तुगलकी फरमान है। इस पर क्या कहेंगे? वो ये कहते नजर आए कि मेरा बेटा यूएसए में है, मेरा बेटा अमेरिका में है, वो साइन कैसे करेगा? हम ही को कागज ढूंढने में बरसात के मौसम में 10 दिन लग गए। ये एक सांसद का दर्द है, जेडीयू के सांसद का दर्द है। देखिए तो ये कहके तो उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया है कि एसआईआर में जेडीयू का या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हाथ नहीं है। ये तो गिरधारी जी की बात से ही प्रमाणित होगी। तो हम लोग पहले एक तरफ बोले कि इसके वोटरों का मतदाता पुनरीक्षण में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हाथ नहीं है। अब सवाल उठता है कि गिरधारी जी ने जो समस्या बताई ये उनकी समस्या है और भी लोगों की हो सकती है। ये एक अलग विषय है। बिल्कुल। बलदेव सिंह मेहरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलदेव जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो प्राइम टीवी पर आपका एक बार फिर। और ये जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं दिल्ली से लेकर बिहार तक, जो गूंज मची हुई है इस बार एसआईआर के मुद्दे पर, जो बवाल मचा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? महाराष्ट्र वाले में इन लोगों ने क्या किया? महाराष्ट्र में लोगों ने चुनाव में इतनी बड़ी धांधली कर दी तो उस पर अब सब सतर्क है। जब केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से कोई काम इस तरीके से होगा तो एफआईआर तो होगी। तो इसमें बहुत विचार करने वाली बात नहीं है। अब एफआईआर तो जनतांत्रिक और ये अधिकार है कि अगर सरकार पक्षपात पर उतरी हुई है तो एफआईआर तो होगी। ठीक है बलदेव जी, लेकिन राजेश जैन जी अभी ये कह रहे थे कि भाई हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड में भी वोट चोरी हुए हैं क्या? वहां पर आरोप क्यों नहीं लगाते हैं आप? जहां जहां चुनाव हार जाते हैं वहीं पर वोट चोरी क्यों होते हैं? जहां इन लोगों को उम्मीद थी कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं वहां ये लोग आरोप क्यों लगाएंगे? अब बिहार के सामने तो सब, और बिहार तो पूरी जनता के सामने है। ये सब देख रहे हैं कि वहाँ गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, अब उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा है। केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप कर रही है। ठीक है बलदेव सिंह जी, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है एक वीडियो शेयर किया गया है गिरधारी जी का, सांसद हैं जेडीयू से, और उन्होंने खुद ये कहा है कि तुगलकी फरमान है एसआईआर, इसकी वजह से हम भी परेशान हैं, हमारा बेटा अमेरिका में है, वो कैसे साइन करेगा?
कैसे वेरिफिकेशन कराएगा अपना? साफ तौर पर क्या ये नहीं लगता कि उनका जो दर्द है ये बयां कर रहा है कि चुनाव आयोग का मसला है, ये तो एसआईआर का मुद्दा जो है वो कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, तो इसको लेकर आप भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर क्यों हैं? चुनाव आयोग तो पूर्ण रूप से ही केंद्र सरकार के अधीन आ चुका है। अब चुनाव आयोग के ऊपर में कोई टिप्पणी करना ये मूर्खता है। यह सीधी नहीं, चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है ना बलदेव जी। संवैधानिक संस्था थी, अब वो संवैधानिक संस्था नहीं रह गई है। अब पूर्ण रूप से वो केंद्र सरकार के अधीन काम कर रही है। अभी बिहार में आप देख रहे हैं कि बिहार में बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी को, माननीय तेजस्वी यादव जी को वहां का सीएम मान चुकी है। अब इनके पास में और कोई बात कहने के लिए रही नहीं। अब तो सिर्फ चुनाव का ही इंतजार कर रही है जनता। ठीक है, आदेश शुक्ला जी क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, जिस हिसाब से कहा जा रहा है, पहले तो ये बात करी जाए कि नीतीश कुमार की बात करी जाए। जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, नीतीश कुमार में वो चुनाव वाली स्थिति नहीं है, वो कैसे चुनाव में जाएंगे। आज नीतीश का आप भाषण देखिए कितना शानदार है। नीतीश कुमार के भाषण में आज उन्होंने कई बातें कही हैं, एक दो बात नहीं कही है। उन्होंने साफ साफ बताया कि तेजस्वी को साफ साफ बताया कि भाई जब आप लोग की सरकार थी तब लोग निकल नहीं पाते थे। आज जो बिहार की स्थिति है, नीतीश कुमार को देखिए लंबे समय से वो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं और वो उनकी क्वालिटी है। मैं ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार की कोई बड़ाई कर रहा हूँ, नीतीश कुमार बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में क्या कहते हैं, बिहार सरकार में कई जगह कहीं हत्या हो रही है, कहीं लूटमार हो रही है, कहीं कुछ भी हो रहा है। बहुत सारी बातें आपने देखी होंगी, तो ये नहीं कि कोई नीतीश की बड़ाई हो रही है। हाँ, अगर ये देखा जाए नीतीश कुमार के बिहेवियर को लेकर एक थोड़ा सा विपक्ष की तरफ से वो बनाया जा रहा था एजेंडा, तो आज नीतीश कुमार का आप भाषण देखिए, एकदम सही भाषण है, सीधा सपाट भाषण है उनका। और वो अपने भाषण में ये कहते हुए आज नज़र आ रहे हैं, महिलाओं को तवज्जो देते हुए नज़र आते हैं कि, और ये साफ साफ कह रहे हैं कि हमने जो कुछ किया वो महिलाओं के लिए अच्छा किया है और परसेंटेज भी उसका बढ़ाया है बार बार पूरी सरकार में, चाहे वो एक बार मिनिस्टर रहे हों, 2 बार रहे हों, 3 बार रहे हों, तो वो स्थिति उनकी ये है। अब आप समझने की कोशिश करिए, एक तो बात ये हो गई। दूसरी अब बात आती है जो वोटर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। वोटर वेरिफिकेशन की बात अगर आप करें तो वोटर वेरिफिकेशन में अभी भारतीय जनता पार्टी के भी नेता बैठे हुए हैं और आरजेडी के भी नेता बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक साफ साफ सवाल पूछा कि भाई आप ये बताइए, क्या झारखंड में नहीं हुआ, क्या कर्नाटक में नहीं हुआ, क्या हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ, क्या और अन्य राज्यों में नहीं हुआ। आरजेडी के नेता कहना है कि भाई जहाँ जहाँ इनको लगता है वहाँ वहाँ। भाई अगर आप लोकसभा का इलेक्शन देखें तो लोकसभा का इलेक्शन में भी आप देखिए कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं, अच्छी बढ़ी हैं, थोड़ी मोड़ी नहीं बढ़ी हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से हम लोग बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी की सीटें और बढ़ी हैं। एक अगर आप आकलन लें तो समाजवादी पार्टी की सीटों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो ये कह देना कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के एजेंडे पे काम कर रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि एक पार्टी के एजेंडे पे काम कर रहा है। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात ये आती है कि जिस तरीके से आज एक मिनिस्टर ने वहाँ पे वो एक वीडियो उनका बड़ा चल रहा है कि उन्होंने कहा कि साहब वेरिफिकेशन में बड़ी दिक्कतें आ रही है, हमारा बेटा बाहर है और हम ऐसी बात हो रही है। तो आप समझिए कि मैंने पहले भी डिबेट में ये कहा और कई बार डिबेट में कहता आ रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को सख्त भी होना पड़ेगा। अगर कोई मुद्दा है किसी के वेरिफिकेशन में, किसी के कोई सिस्टम में,
तो उसको सॉर्ट आउट तुरंत करना पड़ेगा। ये इलेक्शन कमीशन की इस समय जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जरिए ही यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन उसी को कराने हैं, कोई नई बात नहीं है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के लिए कोई बड़ा टास्क भी नहीं है, बिल्कुल 2-4 केसेस अगर ऐसे आते भी हैं तो उनको तुरंत सॉर्ट आउट करना चाहिए। आदित्य शुक्ला जी, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले बिहार बीजेपी ने एक दावा किया है ट्वीट के जरिए, एसआईआर को लेकर मतदाताओं के बीच कोई विरोध नहीं है। 90% से ज्यादा लोगों ने अब तक फॉर्म भर दिए हैं। 6.6% की स्थिति जो है वो बताई गई है इस ट्वीट के जरिए। 18 लाख लोग करीब मृत घोषित किए गए हैं। 26 लाख से ज्यादा स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं और 7.5 लाख के करीब कई स्थानों पर जो हैं वो दर्ज हैं। 11,484 का कहीं पता नहीं चल पाया है। ये भारतीय जनता पार्टी बिहार बीजेपी के द्वारा ये दावा किया गया है और ये बताया गया है कि केवल 2.7% लोग ऐसे हैं जिनका फॉर्म आना अभी बाकी है और इसके लिए अभी पर्याप्त समय भी है। फिर बवाल क्यों? बलदेव जी माफ कीजिएगा। चुनाव आयोग से पूर्ण रूप से कोई भी विश्वास करना नहीं चाह रहा है। चुनाव आयोग केंद्र सरकार के अधीन हो चुका है। वहां के आज ये स्थिति आ गई है कि आम जनता, नेताओं की बात छोड़ दीजिए, आम जनता के दिलो दिमाग में ये बैठ गई है। और ये हुआ क्यों? इन लोगों ने परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न कर दी कि अब जनता के मन में ये पूरी बात पूर्ण रूप से बैठ चुकी है कि चुनाव आयोग कभी भी स्वच्छ काम कर ही नहीं सकता। ये पूरा सिस्टम अभी बलदेव सिंह मेहरा जी, जनता के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है चुनाव आयोग को लेकर, या जो बात है वो जनता के दिमाग में भरने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा? विपक्ष क्यों इनके जनता के दिमाग, विपक्ष जनता के दिमाग में ये बात क्यों भरने जाए? ठीक है बलदेव जी, बीजेपी ये कह रही है कि अगर चुनाव विकास पर हुआ तो विपक्षियों की दाल नहीं गलेगी, इसी वजह से मुद्दा विहीन, विचार विहीन, दिशा विहीन हो चुके हैं विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता निश्चिंत तौर पे अपने बैठे हुए हैं। वो जान रहे हैं कि जनता उनके साथ है और जनता ही जनार्दन है और तेजस्वी यादव जी की अपनी एक छवि है। वो छवि में इतना काम विपक्ष में रह के गठबंधन ने इतना काम किया है और जनता के हर मुद्दों पर मुखर होके बोली है। तो जनता के दिलो दिमाग में गठबंधन की सरकार और राष्ट्रीय जनता दल के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी दिलो दिमाग में बैठ चुके हैं। वो जानते हैं कि बिहार की अगर तरक्की और उन्नति अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ एक नेता है, तेजस्वी प्रसाद यादव। उनको अब पूरी जनता को, बिहार की जनता को कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ही नेता दिख रहा है जो उनका उत्थान कर सके और उसको बिहार को आगे लेके जाए। राजेश जैन जी, तेजस्वी यादव बिहार का उत्थान कर सके, इसी वजह से जो सरकार है वो घबराई हुई है, नीतीश बाबू की सरकार घबराई है, ये कहना है बलदेव जी का। लेकिन आज दिल्ली से तमाम बयान सामने आए, चाहे हम बात करें प्रमोद तिवारी की, कहते नजर आए सरकार एसआईआर पर चर्चा करवाना नहीं चाहती है, सिर्फ सदन स्थगित करवाना चाहती है। चुनाव आयोग बीजेपी की बाजू बनकर रह गया, कुमारी शैलजा ने यह बयान दिया। बिहार में 52 लाख लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, सरकार प्रजातंत्र को खत्म करना चाहती है, सुरजेवाला का यह बयान। वोट चोरी पर बीजेपी चर्चा नहीं करना चाहती, गौरव गोगोई का यह बयान। ये तमाम बयान जो हैं एक सुर में विपक्षी दल के नेता एक ही बात कहते नजर आ रहे हैं और वो बात है एसआईआर से जुड़ी, वो बात है बिहार चुनाव से जुड़ी और वो बात है वोट चोरी से जुड़ी। क्या ये जो स्थिति है, चुनाव से पहले जो वोट चोरी का दर्द विपक्ष का फूट फूट कर सामने आ रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा और भानुमती ने कुंबा जोड़ा। मामला चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग तो वैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग के क्रियाकलाप पर यदि आपको कुछ कहना है तो किसी को क्या आपत्ति होगी? कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, चुनाव आयोग है, आप वहां जाइए। 52 लाख जो मतदाता डिलीट हुए
तो क्या 52 लाख मतदाता इनके खोज करके डिलीट किए गए? अगर ऐसा कोई दावा है तो दे। तो अभी तुरंत जनता दल यूनाइटेड के सांसद गिरिधारी यादव ने कहा तो उनके पिता का नहीं हो सका। तो कहने का मतलब बहुत सीधा सा है कि विपक्ष के पास दरअसल हुआ क्या है कि आप इसको अदिति जी बिल्कुल समझिए सीधे बात में कि बिहार की नीतीश नेतृत्व वाली सरकार और केंद्र की मोदी नेतृत्व वाली सरकार का सामंजस्य इतना बेहतरीन हुआ है, इतना कि बिहार में विकास का कोई कोना नहीं छूटा है। अभी आप महिला के संबंध में बात बता रही थी, सदन में भी कहा महिलाओं को पर्याप्त स्थान दिया गया है, कोई समाज का कोई वर्ग नहीं छूटा। और यही विपक्ष की बौखलाहट का कारण है। कभी काला कपड़ा पहनते हैं, काला कपड़ा पहन करके सदन में गाली देते हैं, कहते हैं कि विधानसभा किसी के बाप का नहीं है। इस तरह से कोई लगाम नहीं है किसी के मुंह में, इनके पास कुछ एजेंडा ही नहीं है। अब किसी को बलदेव जी को उन्होंने कह दिया है कि यही कहना ही है कि जो विकास कर सकते हैं और वो केवल और केवल आरजेडी के ही खाते हैं, तेजस्वी के खाते में है। तेजस्वी जी को अभी बहुत कुछ सीखना समझना बाकी है। ठीक है, अभी परिपक्वता लानी जरूरी है। ठीक है बलदेव सिंह मेहरा जी, इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से इस बात का। आज बिहार विधानसभा से एक और तस्वीर निकलकर सामने आई जहां पर तेजस्वी यादव बोल रहे थे और पीछे से एक विधायक ने ये बात रखी कि जो सदन है वो किसी के बाप का नहीं है। ये जो बयान है अपने आप में बेहद शर्मनाक टिप्पणी इसको माना जा सकता है। इस तरीके के विवादित बयानों से बचना चाहिए क्योंकि सदन की भी एक गरिमा होती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल पूरी छूट दी जाती है सदन में कुछ भी बोलने की, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि शब्दों पर भी लगाम ना रखी जाए। जैसा संस्कार होगा वैसा बोलेंगे ना, बनाने से क्या। अगर ये बात सही है, तेजस्वी ने कहा तो उसने माफी तो मांगी। यहाँ तो बिहार के सीएम बयान है इन लोग का आदत ही है। ठीक है राजेश जी, बलदेव जी को सुन लेते हैं पहले। लोकसभा बात को सुना जाए। आपको याद है ना, आप माननीय विधायक जी की बात कर रहे हैं कि विधायक जी ने कह दी कि सदन किसी के बाप का नहीं है। ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। यहाँ तो बिहार के की प्रतियां फाड़ी थी। चीफ मिनिस्टर क्या बोले इनके बोलने के लिए है क्या? नीतीश कुमार जी के मुंह में लगाम है ही नहीं। उन लोगों की आप बात सुनिए, सीएम की बात सुनिए तो बड़ा अजीब सा लगता है। देश की जनता देखती है तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ये सीएम है कि आम विधायक हैं। उनके अपने जुबान पे, नीतीश जी के अपने जुबान पे तो लगाम ही नहीं है और माननीय कह रहे हैं कि विधायक जी ने कह दिया कि बाप का सदन है। ये तो बहुत छोटी सी बात है। आप उनकी बात यानी सदन में बाप जैसे शब्द का प्रयोग करना छोटी सी बात है आपके लिए। ये माफ कीजिएगा, ये किसी बहुत बड़ी इसको बात लेने की नहीं है। ठीक है, आदेश शुक्ला जी क्या कहेंगे इस पर? क्या आज बिहार विधानसभा से ये जो तस्वीर सामने आई, ये जो बयान सामने आया, किसी के बाप का सदन है क्या, ये क्या छोटी सी बात है? देखिए, बिहार विधानसभा में जो चर्चा के दौरान इस तरीके की बातें आती हैं, हाउस के अंदर ऐसी कई बार स्थितियां बन जाती हैं जिसपे जो है कोई भी बात कही जाती है तो ये देखा जाता है कि वो हाउस में रिकॉर्ड का हिस्सा है कि नहीं है। अगर रिकॉर्ड के हिस्से से वो बात हटा दी गई है तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो रिकॉर्ड का हिस्सा है तो विषय बनता है जरूर। भाई हाउस में कभी कभी तीखी नोकझोंक हो जाती है। जैसे आप किसी भी हाउस में चले जाइए, चाहे आप विधानसभा में चले जाइए उत्तर प्रदेश की, चाहे लोकसभा में चले जाइए, चाहे राज्यसभा में हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने शब्दों पर लगाम ये कहना कि एक मर्यादित बयान देना ये सभी की जिम्मेदारी होती है क्योंकि संसद के जो सत्र होते हैं उन पर सभी की नजर होती है और सभी लोग उससे जानना चाहते हैं कि वहां पर क्या कुछ बातें रखी जा रही हैं। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो प्रदीप सिंह जी आपका। और हम लगातार बिहार में जो SIR को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है दिल्ली से लेकर बिहार तक, उस पर जो सियासी तकरार है उसकी चर्चा कर रहे हैं प्रदीप जी। और भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि विपक्ष को इसलिए बौखलाहट है क्योंकि विपक्ष को मालूम है कि विकास के मुद्दे पर अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो हमारी सरकार फिर से बन रही है।
बिहार का चुनाव केवल अदिति जी विकास और विकास इनका पर प्रवचन नहीं होगा। बंद होगा या और नहीं यही बंद होगा? इनकी परेशानी का कारण है। अरे ये आपका मंच नहीं है, ये सम्रांत चैनल है। आप अपना प्रवचन बंद करिए तो मैं जवाब दूं। आपका अपना राजेश जैन जी, प्रवचन बंद राजेश करो जी, तो मैं जवाब दूं जैन जी। प्रदीप जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं, सुन लेते हैं पहले उन्हें, ठीक है। हाँ, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताजी तमाम बातें कर रहे थे और सदन में बिहार विधानसभा के सदन के बयान पर टिप्पणी कर रहे थे। इन्हें जो लोकसभा में अभी 2 दिन पहले दिए गए बयान पर इन्होंने चर्चा नहीं की, जिसमें साफ साफ इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे थे कि देखिए, तो आपकी कोई बात यहाँ पे रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, रिकॉर्ड में नहीं मेरी बात जाएगी। धनखड़ जी का इस्तीफा आ गया, इस पर नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर लोकसभा के अंदर धर्म सूचक शब्दों का प्रयोग करके जिस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के ये नेताजी क्या उस पर कुछ बोलेंगे क्या? और बिहार पे जब बात करते हैं तो इनके सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री जब बिहार के लोगों का डीएनए पे संदेह पैदा करते हैं तो इस पे एक लफ्ज नहीं बोलते। ये नहीं बोलते कि बिहार के अंदर अपराध की स्थिति ये है कि महिला अपराध में बिहार नंबर 2 पर है। आज लगातार व्यापारी मारा जा रहा है, नौजवान मारा जा रहा है, किसान मारा जा रहा है, इस पर इनकी एक आवाज नहीं निकलती। और इतना ही नहीं, आप बताइए, आपने वादा किया था बिहार को, आप विशेष राज्य के दर्जा का वादा किया था, क्या हुआ उसका? इस पर कोई जवाब देंगे क्या? अब जवाब देंगे कि पूरा कोसी नदी किस तरीके से बिहार को डुबा लिए जा रही है, इस पर कोई विचार होगा क्या? बक्सर से लेकर पूर्णिया तक पूरा जलमग्न है, इस पर भी कोई जवाब होगा क्या? किसान की आय दुगनी पर इनका कोई जवाब है क्या? नौजवानों के रोजगार पर कोई जवाब है क्या? उनके पलायन पर कोई जवाब है क्या? महिला सुरक्षा पर कोई जवाब है क्या? इन पर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और सवाल यही सवाल है, यही बिहार का सवाल है, वोट चोरी का सवाल है। वो चोरी पे ये बिहार का चुनाव वोट चोरी पे होने जा रहा है, महिला सुरक्षा पर होने जा रहा है, युवाओं के पलायन पे होने जा रहा है और सरकार की अराजकता पे होने जा रहा है। ठीक है प्रदीप सिंह जी, जो तमाम बातें, जो तमाम सवालात आप यहाँ पर रख रहे हैं, क्या ये नहीं लगता कि विपक्ष को यही सवाल संसद में रखने चाहिए थे, यही सवाल विपक्ष को बिहार की विधानसभा में भी रखने चाहिए थे? उन सब मुद्दों से हटके एसआईआर, चुनाव आयोग, वोट चोरी कितना सही? नहीं, वोट चोरी ये छोटा सवाल आपको लगता है? लोकतंत्र का अपहरण है ये छोटा सवाल नहीं हो सकता। और जहां तक सदन में बात रखने की बात है तो अभी आप बताइए, कल परसों का भी स्टेटमेंट देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपका कोई बयान रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, आपका कोई बयान रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। ये भाषा बोली जाती है, ये भाषा बोली जाएगी और इसको देश का लोकतंत्र स्वीकार करेगा? कतई सरकार नहीं करेगा। और निश्चित तौर पर बिहार का नौजवानों ने तय कर लिया है कि बिहार के पलायन पर हम वोट करने जा रहे हैं, महिला सुरक्षा पर हम वोट करने जा रहे हैं, बहता बिहार पर हम वोट करने जा रहे हैं और आपके झूठ पर हम वोट करने जा रहे हैं। बिहार के नौजवान ने तय कर लिया है। ठीक है राजेश जैन जी, जवाब दीजिए। आपने कहा लोकतंत्र, वंशवादी पार्टियां हैं, लालू एंड फैमिली पार्टी है ये, लोकतंत्र कहाँ से आ गया? लोकतंत्र से दूर दूर तक का नाता नहीं है। आप ये बताइए कि लोकतंत्र का जो मंदिर है उसमें बैठ के आप कहते हैं कि ये सदन किसी के बाप का नहीं है, उसको पहले कंडेम कीजिए, तब किसका जवाब मिलेगा? मतलब धर्म सूचक बातें करके वहां के माननीय सांसद का अपमान करना आपको लोकतंत्र का गहना नजर आता है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आपका बयान रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, आपका बयान रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, ये भाषा को आपको लोकतंत्र का संरक्षण नजर आता है इसमें? आपको किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आज लोकतंत्र के लिए सबसे काला दिन है कि आज अपने व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर इस देश के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा देने की बात की और प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, बाइक अंदर फेयरवेल पार्टी कर देते हैं उनकी। आप इतना अपमान तो मत करिए देश के लोकतंत्र का। ठीक है, तो उसके फैसला जनता पर छोड़ दीजिए ना।
तो जनता ने तय कर दिया है राजेश जैन जी, जनता ने तय कर दिया है कि बिहार का डीएनए पूछने वालों को जवाब देंगे। जनता ने तय कर दिया है बिहार के नौजवानों के पलायन कराने वालों को जवाब देंगे। बिहार ने तय कर दिया व्यापारी से लेकर किसान के से लेकर महिला के खिलाफ अपराध करने वालों को जवाब देंगे। जनता ने तय किया और आपके पास कोई कारण नहीं है जनता के बीच में जाने का, और आपके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। ठीक है, बलदेव सिंह मेहरा जी। पर्दाफाश का लाइसेंस आपको नहीं मिला है। सरकार को मुद्दे पर बात करनी चाहिए कि सरकार उस मुद्दे से भटका रही है। नाथूराम गोडसे को लाइसेंस मिला है क्या? ठीक है, नाथूराम गोडसे को लाइसेंस मिला है क्या? प्रदीप सिंह जी, बलदेव जी, ये लाइसेंस का नाथूराम गोडसे और उनके वारिसों को मिला है क्या? भटका रही है, लेकिन विपक्ष का भी तो दायित्व होता है ना। विपक्ष लोकतंत्र में सबसे अहम भूमिका निभाता नजर आता है। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि देश से जुड़े, जनता से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से सदन में उठाया जाए, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो। तमाम मुद्दों से भटका नजर आ रहा है विपक्ष। आखिर ऐसा क्यों? महंगाई पे विपक्ष ने सवाल खड़ा किया, बेरोजगारी पे विपक्ष ने सवाल खड़ा किया, हमारे नेता राहुल गांधी ने इन सब मुद्दों पर सवाल किया। हमने सड़क से लेकर संसद तक सवाल खड़ा किया, किसानों की आय पे हमने सवाल खड़ा किया, और सरकार ने क्या किया? सरकार ने माइक बंद किया। राहुल गांधी तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमें तो भाई बोलने का मौका नहीं दिया जाता। संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर चैनल तक विपक्ष की आवाज को दबाने की नाकामयाब कोशिश की है। बोलने का मौका। ठीक है, आदेश शुक्ला जी। जनता सब समझ चुकी है, बिल्कुल समझ चुकी है। नाथूराम गोडसे के ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, लौटूंगी आपके पास। आदेश शुक्ला जी, तमाम आरोप जो लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी भी बार बार ये कहते नजर आए, देखे गए सदन से बाहर निकलते वक्त, कि हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, अवसर ही नहीं दिया जा रहा। ये कैसे पॉसिबल है लोकतांत्रिक देश में कि नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, और कई सालों के बाद सदन को नेता प्रतिपक्ष मिला, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ये बोल रहे हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। देखिए, इस समय पैनल में सभी लोग बैठे हुए हैं अच्छे से, और डिबेट थोड़ी वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे हैं, कहते हैं वहां तो शांत हो जाइए, प्रवचन आपका बहुत देर सुन लिया हमने। देखिए, बीजेपी का कहना ये है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम वोटर लिस्ट वाले पे भी सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आप ही ने थोड़ी देर पहले जी, वो बीजेपी का ट्वीट नहीं था एक्चुअली में, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई जानकारी थी, जिसको एज इट इज बीजेपी ने फॉरवर्ड किया है, एक जगह सजा के बताया है। दूसरी बात, अभी आज जो नीतीश कुमार का बयान था, और नीतीश कुमार जिस तरीके से अपनी बातें कह रहे थे, मैं कांग्रेस के साथी भी हम लोगों के साथ में बैठे हुए हैं, हम लोगों का ये जानना है कि भाई कांग्रेस की स्थिति, चलिए ठीक है, वोटर हो रहा है, लिस्ट हो रही है, सारी बातें हो रही हैं, कल को ये खत्म हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर लेगा। कांग्रेस पिछले चुनाव से लेकर इस चुनाव के बीच में कांग्रेस के संगठन की क्या स्थिति है? भाई नीतीश कुमार की तो सरकार है, वहां पे नीतीश की सरकार कैसे पलटी जाए, इस पर कांग्रेस और क्या कहते हैं लालू यादव की पार्टी दोनों जोर शोर लगाए हुए, कोई दो राय नहीं है। और स्वाभाविक सी बात है, एक लंबा समय हो गया है, बिहार में लोग परिवर्तन के शायद चाह रहे होंगे, लेकिन मेरा अपना एनालिसिस ये समझ में आता है, मैं ये कह सकता हूं, जब मैं बिहार के दौरे पे गया था, तो बिहार के दौरे पे मुझे एक चीज समझ में आई थी कि नीतीश कुमार से आज भी जनता जो है थोड़ी खुश नजर आती है। ठीक है, आदेश खुशी का कारण मैं समझा दूं आपको, इंटरप्ट करना चाहूंगी आपको थोड़ा सा, कारण बता दूं। अभी जो बिहार से जुड़ा ये हमने वीडियो शेयर किया था, दिखाया था दर्शकों को, जिसमें नीतीश बाबू ये बोलते नजर आए कि पहले हम आपके साथ थे, आपने काम नहीं किया तो हम फिर से इधर आ गए। मैं आपको ये नहीं लगता कि फिर से पलट सकते हैं? हाँ, मैं यहीं पे बोलना चाह रहा था, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी वहां पर इस बार के इलेक्शन में फिर से नीतीश की ही सरकार आएगी, ऐसा नहीं है, मैंने नीतीश की सरकार कही, लेकिन वो कैसे आएगी, कब आएगी, अगर नीतीश को जरूरत पड़ेगी तो वो फिर अपने बिहार के लिए वो फिर खड़े हो जाएंगे, फिर पलट सकते हैं। आप ये बात लिख कर ले लीजिए। नीतीश के जो, मैंने जब बिहार का दौरा किया तो मैंने वहां कई लोगों से पूछा, कई सम्रांत लोगों से, कई एडवोकेट से, कई जर्नलिस्टों से पूछा, मैंने कहा मुझे ये नहीं समझ में आता है कि नीतीश कुमार बार बार पलट क्यों जाते हैं, इनको हम लोग पलटू राम बोलते हैं। तो बोले भैया वो पलटू राम नहीं है हमारे यहाँ के, वो हमारे यहाँ जनता के हैं। उनको अगर लगता है कि हम सरकार में रहेंगे
तभी हम डिलीवरी दे पाएंगे। आप समझिए, नीतीश कुमार का एक सबसे बड़ा फैसला है, ठीक है, शराबबंदी। वहां पर बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वहां महिलाएं खुश हैं। अभी आप देखिएगा, वो अभी उन्होंने एजुकेशन पे भी एक बात करी है, एजुकेशन में सरकारी नौकरी देने की बात करी है, उसमें भी उन्होंने महिलाओं की संख्या बढ़ा दी। आज का जो उनका भाषण आप देखिए, आज के भाषण में भी उन्होंने साफ साफ महिलाओं को ही तवज्जो दी है, क्योंकि नीतीश को पता है कि उसकी चाबी जो है, उनकी चाबी जो वोट बैंक है, महिला का वोट बैंक है, वो उनके पास है। और अगर कांग्रेस या क्या कहते हैं आरजेडी, दोनों पार्टियां ये नीतीश के जो ये वोट बैंक है इसमें सेंध लगा लेते हैं तो ये लोग पीछे कर सकते हैं। बाकी बातें सारी बातें हैं कि सारी बातें हो जाएं कि आपने ये किया, ये किया, ये नहीं किया। आपके संगठन अगर इस पर चला जाए कि वहां के वोटर्स, देखिए वहां दो समस्याएं हैं, एक बेरोजगारी, एक पलायन। ये लोग पलायन पे तो काम कर रहे हैं। बिहार में इन लोगों ने, कांग्रेस वहां जा रही है, पलायन के मुद्दे पे बोल रही है। अभी थोड़े दिन पहले वहां पे आपने देखा होगा मेला लगाया गया था, उसमें राहुल गांधी की सराहना हुई, लेकिन महिला वोटर को अभी तक ये लोग जो है टच नहीं कर रहे हैं। और हर बार यही होता है कि जैसे ही महिला वोटर को टच नहीं करते हैं, और वहां पर महिला वोट का वोट बैंक अच्छा खासा है, क्योंकि बिहार का वोट बैंक कमाने के लिए थोड़ा बहुत बाहर भी जाता है और वो उस समय पे होता नहीं, और महिला वोट बैंक अच्छे से पड़ जाता है, जिसका नीतीश हमेशा फायदा ले जाते हैं। ठीक है, बलदेव सिंह मेहरा जी, ये जो एसआईआर का मुद्दा भुनाने की कोशिश की जा रही है, कहीं इस मुद्दे को भुनाते भुनाते जो कोर वोटर्स हैं, जो महिला वोटर्स हैं, जो दलित वोटर्स हैं, पीछे तो नहीं छूट जाएंगे ना? पूर्ण रूप से कह सकते हैं बिहार की महिला वोटर आज के समय में माननीय तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी के साथ इसी समय रहा होगा कि नीतीश जी के बहुत फैन हुआ करते थे लोग वहाँ, लेकिन आज स्थितियां बदल चुकी हैं। आज स्थितियां बदल गई हैं। अब नीतीश जी अगर कोई आश्वासन देते हैं या किसी तरीके का बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दे रहे हैं कि बिजली माफ कर देंगे, हम लोगों ने, माननीय तेजस्वी यादव जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि हम सत्ता में आते ही महिलाओं के लिए सर्वप्रथम 2500 रुपया हम उनको देंगे। ठीक है, जितने गरीब गुरबा महिला लोग हैं उनके खाते में 2500 रुपया जाएगा, जो आज के इतिहास में पहले बिहार में कभी हुआ नहीं। अगर उत्थान, अगर इन लोगों ने महिला के बारे में, ये सिर्फ चुनाव के समय ही महिलाओं की बात कर सकते हैं। चुनाव जीत जाने के बाद, सत्ता में आने के बाद इनका ये सब भूल जाते हैं। महिलाएं फिर अपने घर में वही चूल्हा और चौके पे लग जाती हैं, अब वोट ये लो ले जाते हैं, लेकिन उत्थान नाम की चीज आज तक नहीं हुई बिहार। आज बिहार के महिलाओं की स्थिति ये है कि महिलाओं का ना ही वहाँ प्रशासन है और ना ही वहाँ सरकार है। ये पेंडुलम हो चुकी है सरकार। अब इनके पास में वादों के सिवा और कुछ नहीं। ये वादे करते हैं, 3 करोड़ नौजवान बाहर है बिहार से, उस पे ये लोग चर्चा नहीं करते। ठीक है, बलदेव सिंह जी, अगर नीतीश बाबू कल को पलट जाते हैं, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि अभी वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर सिचुएशन आ गई तो, क्योंकि अवसरवादिता की राजनीति तो भारत की जड़ जड़ में जो है व्याप्त है, अगर मौका मिल जाए और नीतीश बाबू फिर से पलट जाएं तो बाहें फैलाकर स्वागत करेंगे? देखिए, नीतीश बाबू सम्मानित नेता है। स्थितियां उनकी अपनी स्थितियां हैं कि वो किस स्थिति पे आ चुके हैं। आज की स्थिति ये है कि बिहार की जनता उनको पूर्ण रूप से नकार चुकी है। तो नकारे हुए नेता को का भविष्य क्या होता है ये जनता जान रही। और उनकी ये छवि तो उनकी बन चुकी है, इतनी दर्दनाक इनकी छवि है कि वहां के बच्चे के मुंह पे नीतीश जी के बारे में पलटू राम, ये इतना फेमस हुआ, पलटू राम इतना फेमस हुआ कि ये पूरे भारत के एक बच्चे के जुबान पे इनकी तस्वीर देखते ही टीवी पे
लोग कहते हैं कि यानी ये बलदेव जी उनके पलटने से अगर आपकी सरकार बनती है तो आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? सरकार देखिए, ये तो स्थितियां कैसे बनती हैं, उनकी अपनी स्थिति क्या है, हमारे तरफ से स्थिति यही है कि अगर वो आरजेडी के साथ आ जाते हैं, महागठबंधन में आ जाते हैं कल को, तो फिर उनकी छवि जो है फिर से बेहतरीन हो जाएगी। क्या ये स्थिति है बलदेव जी? नहीं परिस्थितियां उनकी खराब हो चुकी हैं। माननीय हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे माननीय नेता बिहार के आइकॉन, वहाँ के नौजवान, वहाँ के महिलाएं, अब तो पूर्ण रूप से सामने आ चुका है कि बिहार का सीएम नीतीश कुमार जा रहा है और तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं। ठीक है, ये तो वक्त बताएगा कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। राजेश जैन जी क्या कहेंगे इस पर? इसमें कुछ नहीं है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो बोल रहे थे कि जो नीतीश जी का जो वर्किंग पैटर्न है, तो हम केवल इतना बताना चाहेंगे कि जनता दल यूनाइटेड हमारा नेचुरल अलायंस पार्टनर, 2 मरते जनता दल ने प्रयास किया कि वो राजद के साथ जाके भी नहीं, लेकिन कुछ ही दिन में मन उछट गया। यह अपने आप में एक संकेत है। अब 2 मरते उन्होंने किया, आप पलटू राम कह लीजिए, पलटी राम कह लीजिए, लेकिन नीतीश जी ने बस और नहीं, गम के प्याले। यानी इस बार इतनी मजबूती से हाथ पकड़ा है, दामन थामा है नीतीश बाबू का कि किसी और के पाले में नहीं जाएंगे। नीतीश जी के जिनका जो ये उनके नेचर में शामिल, तो इस पर हम लोग को कुछ विकास कहा गया है। विकास का उस पर कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। और जब उनको मालूम अच्छी तरह से कि डबल इंजन की सरकार होगी केंद्र और बिहार में, तो जितना तेजी से आज उन्होंने बिहार में जो सड़कों का जाल बिछाने में, ठीक है राजेश जी चर्चाएं इस बात की भी हो रही हैं कि क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो नीतीश बाबू जो हैं, नीतीश बाबू को वहां भी भेजा जा सकता है, ऐसा है क्या? देखिए, राजेश जी आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ रही है। जो है राजेश जी आपके आवाज अभी स्पष्ट नहीं आ पा रही है हमारे पास। प्रदीप सिंह जी क्या कहेंगे इस पर? निश्चित तौर पर देखिए, जो नीतीश जी की छवि है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन चुनाव लड़ेगा, नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके बाद जो होता है वो देखा जाएगा। ठीक है, जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, नहीं, यही बात तो पूरा बिहार जानता है कि अपने एलआई पार्टनर के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या क्या करती है। महाराष्ट्र ने अभी देखा, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र ने देखा कि एक सीएम के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या किया। निश्चित तौर पर हम ये कह रहे हैं, बिहार की आवाम ने तय किया है कि जिस तरीके से नीतीश बाबू की छवि भारतीय जनता पार्टी ने एक कमजोर नेता की बनाने के प्रयास की है, एक रीढ़ विहीन नेता की बनाने के प्रयास की है, ये बिहार की आवाम कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वो कमजोर नेता को अपना नेतृत्व देने की स्थिति नहीं बनाएगी। वो जानती है कि जो लोग बिहार का डीएनए पूछते हैं, हम उनके शरणम गच्छाम, जिस तरह नीतीश बाबू कोई बता दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि आपका रिटायरमेंट है, आपके बच्चे का भविष्य हम देखेंगे, और इतना डरा दिया है कि नीतीश बाबू कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। और आप देखिए, पिछले 3 महीने से बिहार में एक जंगल राज की तरह स्थिति आ गई है, अपराध की बाढ़ टाइप की आ गई है। आप अस्पताल सुरक्षित नहीं है, घर सुरक्षित नहीं है, द्वार सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। और इसका कारण है कि जिस तरीके से प्रशासन, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के साथी, ये आपका कार्यालय नहीं, नीतीश बाबू के हम प्रवक्ता नहीं है कि आप डराते रहेंगे। ये काम नीतीश बाबू जी आपसे डरेंगे।
और ना बिहार डरेगा ना पूरा देश डरेगा। देश का नौजवान पूछ रहा है कि रोजगार पे आप क्या बोल रहे हो, बिहार की महिला पूछ रही है कि महिला सुरक्षा पर आप क्या बोल रहे हो, बिहार का किसान पूछ रहा है आय दुगनी करने का वादा करते करते आपने किसान के नीचे की जमीन खिसका ली। इस पर देश के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, और नीतीश बाबू को इतना कमजोर करके आपने रख दिया कि वो अपना निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। इस पर बिहार की जनता ने बिहार के स्वाभिमान के लिए उन आदरणीय राहुल गांधी जी जो जिस तरीके से वोट चोरी हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे बेरोजगार नौजवान के लिए लड़ाई हो, जो इन लड़ाइयों पे जो खड़ा है वो खड़े हैं आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी। आखिरी प्रदेश की आवाम ने तय किया है कि हम कमजोर नेता के नेतृत्व को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर बिहार का डीएनए पूछने वाले को बिहार के बाहर का रास्ता दिखाएंगे। प्रदीप सिंह जी, अगर कल को नीतीश बाबू महागठबंधन में आ जाते हैं, चुनाव के बाद ऐसी स्थिति बनती है, तो क्या वो एक बार फिर मजबूत बन जाएंगे? देखिए वो रीढ़ की हड्डी वापस आ जाएगी। सीबीआई बस लगभग दरवाजे पर नीतीश बाबू की खड़ी है, बेचारे हिल कर नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे बच्चे की सुरक्षा किसी तरह हो जाए, उसका भविष्य ठीक हो जाए, तो बेचारे कहां जाएंगे? उनको पूरी तरीके से लाचार कमजोर नेता के रूप में बिहार में बीजेपी प्रदर्शित कर रही है, और वो बेचारे जा कहां पाएंगे? इतना डरा रखा है मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, कि वो कहीं जा ही नहीं पाएंगे। और बिहार का एक एक साथी बिहार के साथियों के साथ खड़ा है, बिहार का डीएनए पूछने वालों को जवाब देने के लिए खड़ा है। बिहार का नौजवान रोजगार पर बात कर रहा है, शिक्षा पर बात कर रहा है, महिला सुरक्षा पर बात कर रहा है, किसानों की आय पे बात कर रहा है। ठीक है, राजेश जैन जी लौटूंगी आपके पास। आदेश शुक्ला जी, फाइनल कमेंट। देखिए अभी बिहार के इलेक्शन में थोड़ा समय है, और बिहार के इलेक्शन में थोड़ी सी अभी गर्मा गर्मी और बढ़ेगी। अभी आप देखते जाइएगा और गर्मी बढ़ेगी। अभी हमारे कांग्रेस के साथी बता रहे थे जिस तरीके से कि सारी बातें उन्होंने बताई कि बिहार के साथ जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ी हमारे मित्र हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और बताएं कि वहाँ 18-19 सीटें आई थी पिछली बार, मुझे लगता है शायद 19 आई थी, और 40 सीटों पे ये लोग लड़े थे। अभी इन लोगों को तो तय हो जाएगा कि भाई 40 पे लड़ना है कि 50 पे लड़ना है, वो एक अलग बात है। लेकिन इनके लोग के साथ भी वहाँ पे समस्या थोड़ी बहुत नहीं है। जो स्थिति क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस की है वैसी तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छी संगठन की स्थिति नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि पार्टी जब तक संगठन उसका ठीक से खड़ा नहीं होगा तब तक वो वोट में तब्दील नहीं होगा। आप बात समझिए, जैसे लोकसभा इलेक्शन पे जाइए, लोकसभा इलेक्शन में राहुल गांधी जी का संविधान उत्तर प्रदेश में चला साहब, ठीक से चला क्या 7 से क्या कहते हैं 4 सीटें आई, और अखिलेश यादव के थ्रू जो है उनको 35 सीटें मिल गई। इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। लेकिन वही सिस्टम लालू के साथ वहां पर नहीं चला। वहां सीटें आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वहां संविधान चला कि नहीं चला। मैं पहले से ही हमेशा से कहता आया हूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अलग है। बिहार की स्थिति के जानने के लिए आपको वहां पे रुककर काम करना पड़ेगा, और वहां पर वोटर्स को जोड़ने से ज्यादा है कि जो भाई मैं ये समझ पाता हूं कि नीतीश कुमार एक लंबे समय से अगर सीएम वहां पर हैं तो उसका एक ही कारण है, वो अपना वोट बैंक, जो उनका वोट बैंक है महिलाओं का। ठीक है, सारी जातियों को लेकर चले ना चले मुझे ये नहीं लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका एक दो फैसले जो ऐसे हैं जिसमें महिला वोटर उनके साथ रहती है, और महिला वोटर पे ही मुझे लगता है जब तक कांग्रेस और आरजेडी ठीक से काम नहीं करेगी। आदेश शुक्ला जी, और यही वजह रही शायद कि चुनाव से पहले एक और बड़ी घोषणा नीतीश बाबू ने कर दी, 35% आरक्षण। अभी आप और देखिएगा महिलाओं को लेकर ही उनका टारगेट रहेगा। बड़े बड़े जो चुनावी वायदे किए थे वो पूरे किए जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि किसकी सरकार बिहार चुनाव के बाद बनती है, और एसआईआर और सीजफायर वाले जो दावे विपक्ष कर रहा है, जिनको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, उनमें कितना दम चुनाव में नजर आएगा। फिलहाल आप सभी का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली से लेकर बिहार तक एसआईआर पर तकरार छिड़ी हुई है, जहां एक तरफ लोकसभा राज्यसभा में
विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सवालात खड़े कर रहा है, प्रदर्शन करता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा सत्र की आखिरी सत्र चल रहा है बिहार का, और इसमें विपक्ष लगातार घेराबंदी कर रहा है सरकार की। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इसका कितना बेनिफिट विपक्ष के खाते में जुड़ता नजर आएगा, या फिर इसकी वजह से जो कोर वोटर्स हैं उनको खोना पड़ जाएगा, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। 6 महीने लगे हमने, सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। जमीन बिकाऊ है। नेशनल हाईवे 2 से सिर्फ 127 मीटर अंदर। पता गोपालपुर, अजीतमल, जिला औरैया। संपर्क करें 9412273895 7533847751। हम भारतवासी आज